हाय, मेरा नाम मैक्स है और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे बाहर जाना, नए लोगों से मिलना और उनसे बातें करना बहुत पसंद है। मैं सभी सोशल मीडियाज का बहुत इस्तेमाल करता हूँ और करूँ भी क्यों ना। आखिरकार वो लोग हमें दुनिया जहां के लोगों से बात करने का असीमित मौका देते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि मुझे अनजान लोगों से बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती। कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन मैं बिना लोगों से मिले जुले या उनसे बात किए नहीं रह सकता, चाहे वो घर बैठे हो या बाहर जाकर। जब मेरे दोस्त डैनियल ने मुझे इस साइट ओमेगल के बारे में बताया, मैं उसे देखे बिना रह नहीं पाया। इस साइट के जरिए मैं दुनिया भर के लोगों से बात कर सकता था, उनकी कहानियां जान सकता था और अपनी उन्हें बता सकता था। सिर्फ एक ही चीज थी जो मैं समझने में चूक गया कि ये दुनिया हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा अलग है। वीरवार की दोपहर थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं अपने PS5 पर GTA 5 खेल रहा था। मेरा रूममेट नैश उस दिन घर पर नहीं था, तो इस 2 मंजिल के घर में इस तूफान के बीच में अकेला था। गेम खेलते खेलते बोर होकर मुझे नींद आने लगी और मैं उबासी लेने लगा। ये सोचकर कि मैं अब क्या करूं, मैंने ओमेगल खोल लिया कि चलो कुछ अजनबियों से बात की जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं पहले भी इस साइट को बहुत बार इस्तेमाल कर चुका हूं, इसलिए एक बार फिर उसे इस्तेमाल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि मैं उसे पहले भी इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए ज्यादा टाइम खराब ना करे हुए मैंने उसे फौरन ही चालू कर दिया। वो साइट मुझे किसी अजनबी से कनेक्ट करने में अभी समय लगा रही थी, इसलिए तब तक मैं किचन तक गया और वहां से कुछ खाने को ले आया। जब मैं वापस आया तो मेरे हाथ में नाचोस का एक बोल था और कोक की एक बोतल। मेरी नजर स्क्रीन पर अभी नहीं पड़ी थी क्योंकि मैं डेस्क पर अपने सामान को रखने में व्यस्त था। ये सब करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी चैट कनेक्ट हो गई है और जिससे कनेक्ट हुई है वो आराम से बैठकर मुझे ये सब करते हुए देख रहा है। जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठा और मेरी नजर स्क्रीन पर पड़ी तो एक बार के लिए तो मुझे हार्ट अटैक ही आ गया। 2 बड़ी बड़ी आंखें जैसे वेबकैम से चिपकी हुई थी। जो भी उस तरफ था जानकर कैमरे के बिल्कुल करीब आ गया था। वो ये क्या हो रहा है? हाय। उसकी आंखें पीछे हुई और मैंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी नीले रंग के कमरे में बैठा है। उस कमरे की नीली लाइटें इतनी गहरी थी कि अगर कोई उन्हें लगातार देखे तो उसका सर दर्द हो जाए। वो आदमी मुझे देखता रहा, शायद वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था, पर कुछ सेकंड्स तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या जवाब दूं। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे चुप रहने की वजह से शायद मैं माहौल और भी असुविधाजनक बना रहा हूं, तो मैंने तुरंत ही जवाब दिया, हाय, कैसे हो तुम? तुम्हें इस तरह अंदर आते देख और सामान लगाते देख में मजा आया। तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। हाँ, मेरा ध्यान स्क्रीन पर गया ही नहीं। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मैक्स है और तुम्हारा? मेरा नाम एंथनी है। तुम कहां से हो एंथनी? जैक्सनविल। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद वो भी मुझे वही सवाल करेगा, लेकिन उसके बाद वो शांत हो गया और अपने पीछे देखने लगा। और तभी मुझे उसके कमरे से कुछ आवाज आई। मैं दावे से नहीं बता सकता कि वो किस तरह की आवाज थी, पर वो किसी से सिसकने की आवाज आ रही थी। वो क्या था? कुछ नहीं, वो बस मेरी पेट है, लूसी। ओह अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछूं? तुम्हारा कमरा इतना नीला क्यों है? ये लाइट्स मुझे शांत करती हैं। मेरा हाल ही में रिश्ता टूटा है, इसलिए अभी मुझे कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। जानकर बुरा लगा दोस्त, क्या हुआ था? वेल, हम कुछ टाइम से साथ रह रहे थे, पर एक सुबह उसने तय किया कि वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती है। ये लड़कियां बहुत मतलबी होती हैं, सच में। मुझे नहीं लगता कि सभी ऐसी होती हैं, और तुम भी इन सब से उभर जाओगे इतना ज्यादा। उभर जाऊंगा? आप कभी भी किसी से इतनी आसानी से नहीं उभरते। अगर आपने उनसे सबसे ज्यादा प्यार किया हो तो वो मेरी, सिर्फ मेरी है, और हमें साथ ही रहना चाहिए। मैंने इस तरह के बर्ताव का अनुमान नहीं लगाया था, इसलिए मैं किस तरह इसका सामना करूं ये भी नहीं जानता था। मैं काफी शर्मिंदा हो गया, इसलिए कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा और फिर मैंने उन्हीं हालात पर अपनी कही हुई बात के लिए माफी मांगने का तय किया। मैं माफी चाहता हूं, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे, राइट? तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। बेशक मैं तुम्हें माफ करूंगा। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वेल, अभी तक तो नहीं है। मुझे अपनी क्लास में एक लड़की पसंद है, पर मैंने आज तक उससे बात बताई नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं। वेल, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूं जिससे तुम उसका दिल जीत सकते हो। क्या वाकई? तो क्या करना चाहिए मुझे?
वो जहां भी जाए उसका पीछा करो। किसी भी और लड़के को उसके करीब मत आने दो। जब ये लड़के ने मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश की तो मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसे अस्पताल पहुंचा दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या? रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा हूं यार, या फिर नहीं। जितना ज्यादा मैं उससे बात करता गया उतना ज्यादा मुझे एहसास होता गया कि वो आदमी कितना पागल है। वो मुझे सलाह दे रहा था कि किस तरह मुझे अपनी पसंद की लड़की का पीछा करना चाहिए और किस तरह उसे जबरदस्ती अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहिए। मैंने जल्द ही अनुमान लगा लिया कि ये आदमी सही नहीं है। वो आदमी इतनी घटिया बातें कर रहा था कि एक पल के बाद मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। वो ना के बराबर अपनी आंखें झपका रहा था और मुझे हर थोड़ी देर में उसके कमरे से सिसकने की आवाजें आ रही थी। हे, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? हाँ, मैं बस सोच रहा था कि काफी देर हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। क्यों? हम कितना अच्छा समय बिता रहे हैं। दो भाई अपनी अपनी लड़कियों के प्रॉब्लम्स की बातें कर रहे हैं। नहीं, अब मैं चलता हूं। तुमसे बात करके अच्छा इसकी हिम्मत भी मत करना। क्या कहा तुमने? मेरे साथ बात खत्म करे बिना यहां से जाने की हिम्मत भी मत करना। क्या तुम जानते हो कि जो लोग इस तरह मेरे सामने से चले जाते हैं मैं उनका क्या करता हूं? हैं? ऐसा कहते हुए वो अपने कंप्यूटर के आगे से उठा और अपने कमरे के कोने तक गया। उसने अपने रूम की लाइट चलाई और मैंने देखा कि वहां एक बेड पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि कंबल के नीचे कुछ है। क्या तुम सरप्राइज के लिए तैयार हो मैक्स? लो देखो। ऐसा कहते ही उसने एक बार में ही कंबल हटाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। एक लड़की बेड पर लेटी हुई है। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसका मुंह भी। उसके ऊपर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। वो सड़ चुकी थी। उसका शरीर पिघल रहा था और उस लड़की पर गिर रहा था। उस मृतक के शरीर पर पड़े हुए कीड़े उस लड़की के ऊपर चढ़ रहे थे। वो एक बहुत ही घटिया नजारा था किसी के लिए भी देखने के लिए। वो डर और खौफ के मारे कर्रा रही थी। अब मुझे एंथनी के पेट लूसी का राज पता चला। उस लड़की का चेहरा वेबकैम की तरफ था और मैं देख सकता था कि उसकी आंखें मुझे मदद के लिए पुकार रही हैं और उस समय मैं उसकी किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता था। लूसी मुझे अपने पुराने आशिक के लिए छोड़कर चली गई थी, जबकि मैं उससे अपने तन मन धन से प्यार करता था। इसलिए अब वो अपने आशिक के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकती है। अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता और मैं इन कीड़ों को उसे धीरे धीरे जिंदा खाते हुए देखूंगा। तुम एक पागल आदमी हो। मैं अभी इस वक्त पुलिस को फोन कर रहा हूं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम जेल में सड़ो। तुम कोशिश कर सकते हो, शायद पुलिस मुझे ढूंढ पाए। गुड बाय मैक्स। डिस्कनेक्ट करने की जुर्रत मत करना। रुको रुको। अच्छी नींद लेना मैक्स। बाय। नहीं, रुको। चैट डिस्कनेक्ट हो गई और मैं वहां बैठा का बैठा रह गया बेसुध, एक पुतले की तरह। जब मैंने कुछ हिम्मत जुटाकर कुछ करने का सोचा तो मैंने सबसे पहले अपने रूममेट को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। अगले दिन हम पुलिस के पास गए और इस आदमी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पर इस पागल आदमी को ओमेगल जैसी साइट से ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितनी सागर में मछली ढूंढना। पुलिस ने जैक्सनविल की पुलिस से भी संपर्क किया, पर वो उसके स्केच के जरिए ऐसा किसी भी आदमी को ढूंढ नहीं पाए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो उसका असली नाम नहीं था। मैं नहीं जानता कि अब वो लड़की जिंदा होगी भी या नहीं, और अगर होगी भी तो एंथनी उसे जिंदा उन कीड़ों के जरिए मरते हुए देख रहा होगा। गलत लोगों के लिए इंटरनेट एक मौका प्रस्त जगह हो सकती है। कुछ साल पहले लोगों में एक वेबसाइट बहुत ही मशहूर हुई थी। उसका नाम था ओमेगल। ये वेबसाइट आपको दुनिया भर के लोगों से वीडियो कॉल करके बात करने का मौका देती थी। यकीन मानिए, कुछ लोग इसके लिए पागल हुआ करते थे। उस रात मेरे कुछ दोस्त मेरे घर पर आए हुए थे और मैं ओमेगल पर पहली बार किसी से बात करने की कोशिश करने जा रहा था। स्टीव ने हमें बताया था कि वो किस तरह इस वेबसाइट के जरिए एक लड़की से मिला और अब वो रविवार को डेट पर जाने वाले थे। वो इतनी बढ़िया है यार, मतलब जैसे कि हम एक ही तरह के हैं। साफ साफ कहूं तो वो उसके बारे में बात करने से रुकता ही नहीं था। और दूसरी तरफ था मार्को। मार्को एक शांत और शर्मीला लड़का था, स्टीव का बिल्कुल विपरीत। मैं कभी ऐसी लड़की को डेट नहीं कर सकता जिससे मैं इंटरनेट पर मिला हूं।
पर फिर भी बताओ हमें इसके बारे में, शायद ये मजेदार हो। स्टीव उस बात से मुझे नाखुश लगा, लेकिन उसने जाने दिया। हाँ हाँ जरूर, चलो आओ शुरू करते हैं। मैंने वेबसाइट खोली, अपने कंप्यूटर का कैमरा चेक किया और माइक भी, सब तैयार था। हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ लोग बहुत मस्त थे और कुछ लोग बिल्कुल सरफिरे। ओमेगल की एक अच्छी बात यह थी कि वो हमें लोगों को स्किप करने का मौका देती थी, तो अगर कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाए तुम हमेशा वहां से बाहर आ सकते हो। और फिर हमें वो मिला। हमें आज तक उसका नाम नहीं पता, पर जब हमने उससे बात करना शुरू किया हमने गौर किया कि स्किप का बटन ग्रे हो गया था। हम उस पर क्लिक नहीं कर पा रहे थे। उसने अपना नाम मार्को बताया, बिल्कुल मेरे फ्रेंड जैसा। हाय, मेरा नाम मार्को है, मैं रिवरसाइड हाई में पढ़ता हूं और मैं चेस क्लब का प्रेसिडेंट हूं। अब आपको ये बात साधारण सी लग रही होगी, पर डराने वाली बात यह थी कि यह परिचय हूबहू मेरे दोस्त मार्को जैसा था। रिवरसाइड हाई हमारा स्कूल था, मार्को चेस क्लब का प्रेसिडेंट था। और भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उसने बिल्कुल वही रंग की शर्ट पहनी थी जैसे कि मार्को ने। मैंने बगल में देखा और मार्को डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या बकवास है ये क्या ये किसी तरह का मजाक चल रहा है? किसने कहा है तुम्हें ये सब करने के लिए? स्क्रीन पर जो लड़का था वो बहरूपिया बस मुस्कुराने लगा। मैंने तुम्हें बताया था ना यार, मैं मार्को हूं। तुम्हारे साथ बैठा ये लड़का कौन है? ये फालतू की हरकत करना बंद कर, ओके? ये मार्को है और तुम हमारे साथ एक घटिया मजाक करने वाला कोई आदमी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, वो असली मार्को नहीं है। कम ऑन स्टीव, पीटर, ये मैं हूं। वो दिखने में बिल्कुल मार्को जैसा था। प्लीज यार बंद करो इसे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसे बंद मत करना गाइस, ये लड़का मैं नहीं हूं, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, बस बहुत हुआ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर ये हमारा दोस्त है। तुम हमें पागल नहीं बना सकते। तुम हमारे दोस्त मार्को नहीं हो। क्या वाकई? तो मैं इस कमरे में कैसे आया? वो पीछे हुआ और उसने हमारा कमरा दिखाया। क्वीन गैम्बिट से उस लड़की का वो पोस्टर, सामने रखी चेस बोर्ड गेम और खिड़की पर लगे चेक प्रिंट के पर्दे। वो मार्को का कमरा था और वो मार्को के घर में था। तुम मेरे घर में कैसे घुसे? मार्को खड़ा हो गया और वो बुरी तरह डर गया था और उसका चेहरा फीका पड़ गया था। क्योंकि ये मेरा घर है। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूं। मैं अभी अपने पेरेंट्स को फोन करता हूं। मार्को ने अपने फोन निकाला और अपने पेरेंट्स को मिलाने लगा। उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया। मॉम, मॉम, क्या ये आप हैं? हाँ बेटा, क्या हुआ? मार्को वहीं चुप हो गया। आखिर वो उन्हें कैसे समझाता? मॉम, आपने मुझे आखिरी बार कब देखा था? मार्को डिनर के बाद से मेरे ही घर पर था। हमारा घर एक दूसरे के घर से कुछ ही दूरी पर था। उसकी मॉम के जवाब ने हम सबको हिलाकर रख दिया। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें 2 मिनट पहले ही तो देखा था जब तुम अपने कमरे की तरफ गए थे। मार्को ये बात सुनकर जमीन पर गिर गया। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, वो लड़का शैतान हंसी हंस रहा था। मॉम, वो मैं नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, पर जो भी घर में है वो मैं नहीं हूं। आप प्लीज जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। पागल मत बना मुझे मार्को, मैं वैसे भी तुम्हारे पास आने ही वाली थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं मॉम, प्लीज नहीं। उन्होंने फोन रख दिया। कुछ मिनटों बाद ही सब कुछ हमारे सामने आ गया। वो बहरूपिया हमारे सामने बैठकर हंसने लगा। कुछ पल के बाद उसके पीछे वाला दरवाजा खुला और जब मार्को की मॉम उस बहरूपिये के पास गई तो उसने अपनी कुर्सी उनकी तरफ घुमाई। वो उस लड़के को पहचान नहीं पाई, इसलिए पीछे जाने लगी। वो लड़का अपनी कुर्सी से उठा और उन पर कूद गया। उसने धक्का देकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। नहीं मॉम! कुछ सेकंड्स बाद वो बहरूपिया उठा और उसने स्क्रीन की तरफ देखा। वो खून से लथपथ हो गया था और उसके हाथ में एक चाकू था। देखो, देखो तुमने अपनी मॉम के साथ क्या किया। मार्को दुख में घुटनों पर गिर गया। वो बस रोता रहा। तुमने अभी अभी अपनी मॉम को मार डाला। स्क्रीन पर वो आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। स्टीव ही ऐसा इकलौता शख्स था जो सबको चकमा देकर वहां से उठा, कंप्यूटर के पीछे गया और वहां से उसका प्लग निकाल दिया। चलो जल्दी! स्टीव की बात सुनकर हम सब उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे भागने लगे। मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि मार्को के घर कुछ गलत हुआ है। आप लोग प्लीज 911 पर फोन कीजिए और उन्हें वहां भेजिए। हम गलियों से भागते हुए मार्को के घर की ओर जाने लगे। जब हम वहां पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। दरवाजा खुला हुआ था और सारी लाइट्स बंद थी।
जब हम गलियारे तक पहुंचे तो हमने देखा कि दीवारों पर खून लगा हुआ था और लिविंग रूम में मार्को के डैड और 2 छोटी बहनों की लाश पड़ी हुई थी। मार्को ये नजारा देखकर रोते रोते जमीन पर गिर गया। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। कुछ वक्त में पुलिस भी वहां आ गई और मार्को को ले गई। हमने उन्हें वो सब बताया जो हमने देखा था, पर उन्होंने हमारा विश्वास नहीं किया। एक हूबहू दिखने वाला बहरूपिया। उन्हें लगा कि हम सब पागल हैं, पर हम सब जानते थे कि जो हमने देखा था। मार्को मेरे साथ रहने लगा और समय बिताते बिताते हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। वो मेरे लिए एक भाई के जैसा हो गया और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। पर इस बात की हमें हमेशा चिंता रहती कि पुलिस वाले कभी भी उस बहरूपियों को पकड़ नहीं पाए। मैं जानता हूं कि मार्को को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो ये नहीं जान लेता कि उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा नाम जीन है और मैं 32 साल की हूँ। हर रात मुझे वो दिन ऐसे याद आता है जैसे कल की ही बात हो। तब मैं 17 साल की थी। मेरी मॉम और मैं 1 हफ्ते पहले ही बीच पर छुट्टियां मनाकर वापस आए थे। क्योंकि मेरी मॉम की उम्र हो चुकी थी, इसलिए उन्हें अभी भी हफ्ते भर और आराम करने की जरूरत थी। उस दिन मेरी मॉम का खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए हमने बाहर से खाना मंगवाने के बारे में सोचा। मेरा 9 साल का कजन भी है और वो उस दिन हमारे साथ था और वो पिज्जा खाने की जिद करता रहा, इसलिए हमने पिज्जा मंगवाने के बारे में सोचा। जब हम पिज्जा की वैरायटीज के बीच चुनाव कर रहे थे, तब मैंने अपनी मॉम को कंप्यूटर के आगे ओमेगल खोलकर बैठा दिया ताकि वो अपना कुछ वक्त बिता सके। जैसे ही हमने ऑर्डर कर दिया, मैं उत्सुकता से ये देखने गई कि मेरी मॉम ओमेगल पर क्या कर रही हैं। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वो एक लड़के से बात कर रही थी जो लगभग 30 साल की उम्र का था। उस लड़के के बाल सुनहरे थे और उसकी भूरी आंखें कंप्यूटर में चमक रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मेरी तरफ एक बड़ी सी मुस्कान दी और मेरी मॉम से बात करता रहा। क्या ये आपकी बेटी है? ये बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है। हमारी नाक बिल्कुल मिलती जुलती है ना? हाँ, पर मेरे लिए भी ये बताना मुश्किल है कि कौन किसकी मॉम है। ठीक है, बहुत हो गया कैसनोवा, जाओ जाकर वीडियो गेम्स खेलो। ये कहकर मैंने अपनी मॉम को कंप्यूटर के आगे से उठाया और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। पर हैरानी ये थी कि वो लड़का अभी भी वहीं था। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें अपनी मॉम को इस तरह डांटना नहीं चाहिए। वो तो बस मेरे साथ एक अच्छा वक्त बिता रही थी। अब मुझे पता चला कि मेरी मॉम को बात करके इतना मजा क्यों आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि कमरे में जोकर है। ये तो थोड़ा रूड हो गया। क्या तुम्हें थोड़ी जलन हो रही है? ओके बाय। बिना उसके जवाब का इंतजार किए मैंने ओमेगल बंद करने लगी, पर वो अभी भी बंद नहीं हुआ। इस बात से कंफ्यूज होकर मैंने कंप्यूटर पर टास्क मैनेजर ओपन किया और वहां से ऐप को डिलीट करने की कोशिश की, पर वो फिर भी बंद नहीं हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा और वो आदमी मुझसे बात कर रहा है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़ी उम्र की औरतें पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ है। बस मुझे तुम्हारे 18 साल का हो जाने का इंतजार करने की जरूरत है। कैसे? खैर, शो अब खत्म हो चुका है, घटिया आदमी। मैं अपने लैपटॉप से बैटरी निकाल रही हूं और अब मैं तुम्हें कभी देखना नहीं चाहती। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम्हारी मॉम को मशरूम पिज्जा पसंद आएगा? क्या तुम्हें यकीन है? तुमने उनसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। हैरानी में मैंने अपने नोटबुक बंद नहीं किया और ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी जानता है कि मैं उससे क्या पूछने वाली हूं। वो बात करता रहा। नहीं जेन, तुम्हारी मॉम को किसी भी हाल में इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि तुमने कौन सा पिज्जा ऑर्डर किया है, और ना ही उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम बताया और ना ही तुम्हारी उम्र। फिर भी मुझे ये सब पता है, और तुम्हारी मॉम के बारे में और भी बहुत कुछ, जैसे कि तुम्हारा कजन और तुम और तुम्हारा एड्रेस। और अगर अब भी तुमने नोटबुक बंद करने की हिम्मत की तो तुम्हें भी मेरे बारे में जानने का मौका मिलेगा। उस आदमी की आवाज अब अचानक से बदल गई थी। उसकी आरामदायक और मजाकिया आवाज अब काफी गंभीर हो गई थी। वो आदमी अपना हर शब्द तोल कर बोल रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमारे बारे में ये सब कैसे जानते हो? पहली बार मेरी गुस्से भरी नादान आवाज डर में बदल गई थी। अब मैं लड़खड़ा कर बात करने लगी थी। फिर एकदम से मुझे कंप्यूटर पर एक फाइल आई जिसे मैंने मासूमियत में खोला, ये जानते हुए भी कि यह वायरस हो सकता है, पर वो नहीं था। वो मेरी मॉम का वीडियो था जिसमें वो कुछ सामान लेकर घर की तरफ आती दिखाई दे रही थी, इस बात से अनजान कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है। रिकॉर्डिंग खत्म हुई और मुझे फिर से उस आदमी की शक्ल दिखने लगी जो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं मर चुकी हूं।
और दूसरी ओर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने जो देखा उसे देखकर मैं अभी भी सदमे में थी। मैं अभी भी सिर्फ प्रश्न का जवाब देने में ही इच्छा रखता हूं, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम इस नोटबुक को चार्ज करो, क्योंकि इसमें सिर्फ 17% ही बैटरी रह गई है। मैं इस बात की प्रार्थना करने लगी कि आदमी इस बात पर गलत हो, और इसी सोच के साथ मैंने बैटरी चेक की और उसकी बात सच निकली। मैं इस बात से इतना ज्यादा घबरा गई थी कि घबराहट से मैं रोने लगी और रोते रोते मैंने उस नोटबुक को चार्ज पर लगाया। इतनी देर होने की वजह से मेरी मॉम और कजन भी रूम में आ गए और ये सब देखकर मेरी मॉम भी डर गई। मेरा कजन सिर्फ पिज्जा की मांग करता रहा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हमारे फोन और कंप्यूटर हैक हो चुके हैं और अब हम सिर्फ इस आदमी की इच्छा के अनुसार ही बच सकते हैं। तो अब हम ये करेंगे, जीन, तुम्हारी मॉम अपनी बेडरूम के एक छेद में छिपाई हुई सेविंग्स निकाल कर लाएंगी, फिर वो नीचे जाएंगी और वो सारे पैसे पिज्जा देने आए लड़के को टिप में देंगी। फिर वो वापस आएंगी और आज तुम्हारा कजन अपनी जिंदगी का सबसे महंगा पिज्जा खाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद तुम हमें कभी परेशान नहीं करोगे? ओ प्यारी बच्ची, लगता है तुमने बहुत फिल्में देखी हैं। अब हीरोइन बनना बंद करो और याद रखना कि तुम डिलीवरी बॉय को ज्यादा वेट ना कराओ, उसे और भी बहुत जगहों पर डिलीवरी देने जाना है। जैसे अपनी मॉम से बात करने के लिए मैं पीछे मुड़ी, वो पहले ही जाकर अपनी सारी सेविंग्स ले आई थी और आंखों में आंसू के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और फिर पैसे देने नीचे चली गई। उस वक्त के लिए एक दूसरा कैमरा स्क्रीन पर चालू हो गया जो हमें हमारे घर की एंट्रेंस दिखा रहा था। उसमें मैंने देखा कि कुछ आदमियों ने मेरी मॉम को पकड़ लिया था। वो चिल्लाई और उनका सामना करने लगी, पर उन आदमियों की ताकत के सामने उनका बस नहीं चला और आदमियों ने उन्हें एक वैन में डाला और चले गए। मैं और मेरा कजन रोते हुए इस आदमी से सवाल करने लगे, जीन, वो लोग आंटी के साथ क्या कर रहे हैं? मेरी मॉम सारे पैसे लेकर गई थी, अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कसम खाती हूं उनके पास उतने ही पैसे थे। मेरी मॉम इस बात के लिए कभी झूठ नहीं कहेंगी। रो मत प्यारी बच्ची, दरअसल ये कभी भी पैसों के बारे में था ही नहीं। ये बस एक बहुत बड़ा खेल है और मुबारक हो, तुम लोग जीत गए हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पिज्जा मंगवाया। मुझे नहीं चाहिए पिज्जा, मेरी आंटी को छोड़ दो। गाइस, ये पिज्जा या ओमेगल के बारे में नहीं है। अगर ये ऐसे नहीं होता तो किसी और जरिए होता। तुम्हें इंस्टाग्राम पर फोन आ सकता था या व्हाट्सएप या कोई साधारण फोन, या फिर कोई तुम्हारे घर आ सकता था। दरअसल मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि ओमेगल के जरिए मैं तुम्हें और बेहतर जान पाया। मुझे आज भी याद है कि मैं कितनी बेचैन थी। मैं पुलिस को फोन करना चाहती थी लेकिन मेरे फोन में कोई सिग्नल नहीं था। मैंने घर से भागने की भी कोशिश की पर हम बंद कर दिए गए थे। मैं चिल्लाई पर किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी। कोई पड़ोसी नहीं आया, जैसे सब के सब मिले हुए हों। कुछ मिनटों बाद वो आदमी जो बस आराम से बैठकर हमारे बेचैनी के मजे ले रहा था बोला, तो बच्चों अब देखो असली मजा, स्क्रीन की तरफ देखो। अचानक से कंप्यूटर पर एक और विंडो खुल गई और उस पर मेरी मॉम थी। उन्हें एक कुर्सी से बांधा गया था। वो एक कमरे में थी जिसमें हल्के लाल रंग की लाइट जल रही थी। फिर एक आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था मेरी मॉम के पास आया और उसने बड़ी बेरहमी से मेरी मॉम का गला एक चाकू की मदद से काट दिया। मैं और मेरा कजन यह नजारा देखकर दर्द में चिल्ला पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में ही सारी दुनिया तहस नहस हो गई हो। सामने स्क्रीन पर एक फोटो आई जिस पर एक चार्ट बना हुआ था। मदर 47%, डॉटर 31%, चाइल्ड 22%। मुबारक हो जी। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि सभी लोगों का नतीजा ऐसा नहीं आता, लेकिन जाहिर तौर पर हमारे स्पॉन्सर्स को तुम इतनी पसंद आई कि उन्होंने तय किया कि वो तुम्हें अंत तक देखना चाहते हैं। बच्चे अक्सर हार जाते हैं, ज्यादातर तब जब उनके पेरेंट्स उन्हें सजा देने के लिए घर पर होते हैं। खैर, ये एक अच्छा शो रहा, इस हफ्ते का सबसे अच्छा। मैं कामना करता हूं कि तुम बच्चों की जिंदगी खुशहाल हो। और जितनी जल्दी ये शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी ये एक बुरे सपने की तरह खत्म भी हो गया। अगली रात मेरी आंट अपने बेटे को लेने हमारे घर आई और हमने उन्हें वो सब बताया जो हमारे साथ हुआ, और तभी से उन्होंने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ सालों बाद जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी ये दुनिया छोड़ दी तो मुझे मेरी मॉम के हिस्से का हक दिया गया और अब मैं खुद रह सकती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मैं अपने परिवार के नक्शे कदम पर नहीं चली, बल्कि मैंने कंप्यूटर सिक्योरिटी की पढ़ाई की, इस यकीन से कि एक दिन मैं अपनी मॉम के कातिलों तक पहुंच पाऊंगी।